हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द लूमिंग स्टॉर्म। इस मूवी की कहानी एक शहर में हो रहे मर्डर्स के अराउंड घूमती है। इन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए एक सिक्योरिटी वर्कर किस तरह खुद एक किलर बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेल के एक कैदी को दिखाया जाता है। इस कैदी का नाम जून सुक था। जून सुक जेल आने से पहले किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की जॉब करता था और आज 10 साल बाद जून सुक को इस जेल से रिलीज किया जा रहा था। जेल से निकलने के बाद जून सुक को रोड में चलते वक्त कुछ याद आता है और इसी के साथ ये मूवी 10 साल पीछे यानी कि 1997 में शिफ्ट होती है। उस दिन भी जून सुक इसी रोड से गुजरते हुए किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। दरअसल जून सुक पुलिस ने ग्राउंड के पास आने को कहा था। तभी बीच रास्ते में ही जूनसुक की मोटर बाइक खराब हो जाती है। जूनसुक बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तब जूनसुक बाइक को धक्का लगाते हुए किसी तरह उस ग्राउंड के पास पहुंचता है। इधर जूनसुक की फैक्ट्री के बहुत सारे कोवर्कर्स भी खड़े थे। जूनसुक ऑफिसर चियोंग के पास जाकर कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? ऑफिसर चियोंग कहता है, मामला थोड़ा संगीन है, तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई कलीग यहाँ से भाग ना जाए। तो जूनसुक इस पर मान जाता है। तभी जूनसुक के पास उसका जूनियर जैंग आता है। जैंग जूनसुक को अपना मास्टर मानता था क्योंकि जूनसुक ने सिक्योरिटी वर्कर की नौकरी में कई सारे चोर पकड़े थे। इधर ये दोनों फॉरेंसिक टीम और पुलिस ऑफिसर को ग्राउंड के बीचों बीच कुछ करता हुआ देखती हैं। इन्हें देखकर जूनसुक अपने जूनियर जैंग से कहता है, तुम इन लोगों पर नजर रखो, मैं जरा देखकर आता हूँ। जूनसुक ग्राउंड के अंदर जाकर देखता है तो इधर किसी लेडी की लावारिस लाश थी और पुलिस वालों को ऐसा शक था कि इस लेडी का कोई न कोई कनेक्शन जूनसुक की फैक्ट्री से है। यहाँ जूनसुक अपना कैमरा निकालकर उस लाश की तस्वीर खींच लेता है ताकि खुद से कोई सुराग ढूंढ सके। आगे सभी उस क्राइम सीन से निकल जाते हैं। तभी पुलिस वालों को सामने एक आदमी दिखता है जो अभी तक नहीं गया था। ये आदमी जूनसुक था। जूनसुक कहता है, मेरी बाइक खराब हो गई थी, जैंग बाइक ठीक कराकर आता ही होगा। चीफ ऑफिसर कहता है, तुम हमारी गाड़ी में बैठो। तो जूनसुक ऐसा ही करता है। इधर गाड़ी में ऑफिसर चियोंग कहता है, आखिर विक्टिम कल आधी रात को ऐसी सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? चीफ कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि लड़की खुद से यहाँ नहीं आई हो बल्कि किलर उसका कत्ल करने के बाद उसे यहाँ लाया हो। चियोंग कहता है, लेकिन विक्टिम के शरीर में कहीं पर भी घसीटने के निशान नहीं थे। वैसे जूनसुक, मैंने सुना है कि तुमने अपनी फैक्ट्री में कई सारे चोरों को पकड़ा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो जूनसुक इस पर हाँ करता है। आगे ऑटोप्सी रूम में डॉक्टर बताती है कि किलर ने विक्टिम की निचली बॉडी से कपड़े उतारकर उसके शरीर में छोटे छोटे इस तरह के कट्स और स्क्रैचेस लगाए हैं। विक्टिम की मौत तब हुई जब किलर ने उसके गर्दन से गुजरने वाली इस नस को काट दिया। इसे देख चीफ ऑफिसर समझ जाता है कि ये किसी डिस्टर्ब माइंड वाले इंसान का काम है। आगे पुलिस डिपार्टमेंट में जूनसुक आता है। जूनसुक अपने साथ फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स को भी लाया था ताकि चीफ इंस्पेक्टर उनसे इंक्वायरी कर सके, लेकिन चीफ उन सभी को वापस भेजने को कहता है क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि विक्टिम उन्हीं के फैक्ट्री में काम करती थी या नहीं। जूनसुक कहता है, लेकिन मर्डर वाले दिन ये सभी वर्कर्स फैक्ट्री से गायब थे, जिस हिसाब से ये लोग केस के सस्पेक्ट हैं, एटलीस्ट हमें इनकी स्टेटमेंट तो लेनी चाहिए। चीफ कहता है, तुम्हें जो लगता है वो करो। फिर जूनसुक अपने फैक्ट्री के वर्कर्स के पास जाकर कहता है, आप लोग मर्डर की रात क्या कर रहे थे वो सब आप मुझे कल तक पेपर में लिख कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग अपनी फैक्ट्री में वापस जा सकते हो। तो इसे सुन सारे वर्कर्स बिगड़ने लगते हैं क्योंकि वह लोग काफी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए थे। तभी उन वर्कर्स को शांत कराने के लिए चीफ वहां आकर पेपर का बंडल देता है और जूनसुक से उन सभी वर्कर्स का नाम और हैंडप्रिंट लेने को कहता है। तो जूनसुक यही बात फैक्ट्री के वर्कर्स को बताता है जिससे वर्कर्स थोड़े शांत होते हैं। इसके बाद जूनसुक वापस से चीफ के कमरे में जाता है, लेकिन चीफ यहाँ नहीं था। चीफ की गैर हाजिरी में जूनसुक की नजर उनके बोर्ड पर जाती है। इसे देखने पर जूनसुक को पता चलता है कि ये इस तरह का पहला मर्डर नहीं था। फिर कमरे में चीफ आकर कहता है, हमने पता लगाया है कि विक्टिम तुम्हारी फैक्ट्री की वर्कर नहीं थी। जूनसुक कहता है, इस तरह के मर्डर्स कितने हो चुके हैं? चीफ कहता है, ये इस तरह का तीसरा मर्डर था। हमें फॉरेंसिक से पता चला है कि किलर पहले विक्टिम को बेहोश करता है और फिर उन्हें ग्राउंड में ले जाकर बेरहमी से मार डालता है। जूनसुक कहता है, आपको क्या लगता है किलर विक्टिम को इतना दूर खींचकर कैसे लाता होगा? चीफ कहता है, ऐसा सिर्फ एक साइकिल से भी किया जा सकता है।
आगे जुनसुक जैंग के हाथ बांधकर उसे विक्टिम की तरह साइकिल से क्राइम सीन की तरफ ले जाने लगता है। क्राइम सीन में पहुंचकर ये दोनों वैसा करने की कोशिश करते हैं जैसा उस रात किलर ने किया होगा। ये सब परफॉर्म करने के बाद जुनसुक उसी ग्राउंड में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। जैंग कहता है अब हम क्या करें? जुनसुक कहता है किलर के आने का इंतजार। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो किलर यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि ज्यादातर किलर उस क्राइम सीन को देखने जरूर आते हैं जहाँ उन्होंने क्राइम को अंजाम दिया था। तभी इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर से ग्राउंड की तरफ देख रहा था। जैसे ही जुनसुक और जैंग की नजर उस पर पड़ती है वैसे ही वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। इसे देख ये दोनों भी उस आदमी का पीछा करती हैं और किसी तरह उस आदमी को पकड़ लेती हैं। आगे वो आदमी बताता है मेरा नाम माइकल है, मैं बस एक मामूली से नाइट शिफ्ट वर्कर हूँ। मुझे सुबह ही पड़ोसियों से कल रात हुए मर्डर के बारे में पता चला, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था। जुनसुक कहता है तुम विक्टिम के बारे में जानते हो? माइकल कहता है पर्सनली तो नहीं, लेकिन मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि वो एक वैश्या थी। अक्सर वो ओल्ड स्टेडियम में जाती थी। उस स्टेडियम में बहुत सारी वैश्याओं का आना जाना लगा रहता है। हो सकता है कि विक्टिम से उसके किसी क्लाइंट का झगड़ा हो गया हो और इसीलिए उसके उसी क्लाइंट ने उसे मार डाला हो। तो माइकल की इन बातों को सुनने के बाद जुनसुक माइकल को छोड़ देता है। रात को जुनसुक माइकल के बताएं उसी स्टेडियम में पहुंचता है। यहाँ बहुत सारे कपल्स पेयर बनाकर डांस कर रहे थे। इधर मैरी नाम की एक लेडी अकेली खड़ी थी। मैरी यहाँ जुनसुक को अप्रोच करती है। आगे जुनसुक मैरी को उस विक्टिम की फोटो दिखाकर विक्टिम के बारे में पूछता है। मैरी कहती है इस विक्टिम का नाम लीसा था, लीसा यहीं काम करती थी। जुनसुक कहता है क्या लीसा का भी इन लोगों की तरह कोई डांस पार्टनर था? मैरी कहती है हाँ, ऐसा एक आदमी था, लेकिन वो उसके साथ डांस नहीं करता था और सिर्फ एक कोने में बैठा रहता था। अगर मुझे वो आदमी दिख जाए तो मैं उसे आसानी से पहचान लूंगी। इसे सुन जुनसुक मैरी को अपना नंबर देता है। इधर ये दोनों फिजिकल भी हुए थे, इसलिए जुनसुक फिजिकल होने के भी पैसे देता है, लेकिन मैरी इसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जुनसुक को पसंद करने लगी थी। अगले दिन फैक्ट्री में एक अवार्ड सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में बहुत सारे लोग आए थे। सेरेमनी में सिक्योरिटी वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड जुनसुक को दिया जाता है। इस अवार्ड को लेने के बाद जुनसुक लोगों के सामने एक स्पीच बोलता है और इसी के साथ मूवी रात में शिफ्ट होती है। रात को जुनसुक मैरी से मिलता है। मैरी बातों ही बातों में जुनसुक को उसके ड्रीम्स और गोल के बारे में बताती है। मैरी हांगकांग में एक सैलून खोलना चाहती थी। जुनसुक कहता है ये तो काफी अजीब सपना है। मैरी कहती है तुम अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ बताओ। जुनसुक कहता है मेरा वैसे तो कोई ड्रीम नहीं है, मैं अपनी इसी जॉब से खुश हूँ, पर एक ऐसा काम है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बेहतर रहेगा कि मैं वो तुम्हें ना बताऊं। अगले दिन पुलिस वालों को एक और डेड बॉडी मिलती है जिसको भी ठीक सेम पैटर्न से मारा गया था। इधर ऑफिसर चियांग कहता है हमें साइकिल के टायर के कुछ निशान मिले थे, लेकिन वो निशान बारिश की वजह से धुल गए हैं। चीफ इंस्पेक्टर कहता है किलर के मारे गए सभी विक्टिम्स आसपास के एरिया में रहती थी, यानी किलर भी यहीं कहीं रहता है। आगे हम इस शहर के एक क्राउडेड एरिया को देखते हैं। चीफ इस इलाके में नजर रख रहा था, तभी चीफ के पास जुनसुक आता है। जुनसुक कहता है मुझे उन लोगों ने बताया कि आप यहीं होंगे। चीफ कहता है किन लोगों ने? जुनसुक माफी मांगते हुए कहता है दरअसल मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने इधर आपको देखा, क्या कोइंसिडेंस है? इसे सुन चीफ मुंह फेर लेता है। तब जुनसुक चीफ की गाड़ी में बैठकर उनसे कहता है क्या आपको मेरी मदद चाहिए? चीफ कहता है बिल्कुल नहीं। तभी इन दोनों के साइड से एक साइकिल गुजरती है। इसे देख चीफ कहता है किलर ने जिन लड़कियों को टारगेट किया था वो इसी एरिया से थी। किलर के पास एक साइकिल भी है जिसके निशान हमें क्राइम सीन से मिले थे। तो इन बातों को जुनसुक ध्यान से सुनता है। आगे जुनसुक क्राइम सीन में पहुंचकर अपनी फैक्ट्री की चाबी का एक गुच्छा निकालता है और उसी चाबी को जमीन में रखकर कैमरा से उसकी तस्वीर ले लेता है। इसके बाद चाबी की उस फोटो को जैंग नोटिस बोर्ड में चिपका देता है। ये नोटिस बोर्ड फैक्ट्री के ठीक पास में थी। जैंग नोटिस चिपकाने के बाद गाड़ी के अंदर जाकर बैठता है। इस गाड़ी में जुनसुक छिपा हुआ था। जुनसुक को पूरा यकीन था कि जो कोई भी असली किलर होगा वो इस नोटिस बोर्ड को देखकर घबरा जाएगा और सोचने की कोशिश करेगा कि उसने क्राइम सीन में फैक्ट्री की चाबी कब छोड़ी। फिर इसके बाद आसपास की फैक्ट्री से वर्कर्स बाहर आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस चिपके हुए नोटिस बोर्ड पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। फिर इसी तरह इंतजार करते हुए शाम हो जाती है। तभी जब जुनसुक दूरबीन से देखता है तो उधर उसे कोई आदमी दिखता है जो काफी समय से नोटिस बोर्ड को देख रहा था। इसे देख जुनसुक उस आदमी को पकड़ने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी जुनसुक के साथ ही जैंग से बाय मिस्टेक गाड़ी का हॉर्न दब जाता है। हॉर्न की आवाज सुनकर किलर चौकन्ना होकर वहाँ से भागने लगता है।
किलर भागते भागते रोड के साइड में चला जाता है जहाँ पर एक पुरानी फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में किलर को पकड़ते वक्त जैंग का एक हाथ बाहर से टच हो जाता है और जैंग तुरंत झटका खाकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर जुनसुक जैंग के पास जाने लगता है, लेकिन अभी के लिए जुनसुक को किलर को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। जुनसुक किलर का पीछा करते हुए रेलवेज तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ अचानक से किलर गायब हो जाता है। तभी किलर मौका देखते ही जुनसुक के पीछे से आकर उसका गला घोटने की कोशिश करता है, पर जुनसुक किसी तरह किलर के पंजे से छूटकर किलर का पांव पकड़ लेता है ताकि वो वहां से भाग न सके, लेकिन किलर थोड़ी ताकत लगाकर वहां से छूट जाता है। हालांकि जुनसुक किलर का आगे तक पीछा करता है, लेकिन किलर तब तक वहां से बचकर भाग गया था। इसे देख जुनसुक को बहुत गुस्सा आता है। अब जुनसुक दोबारा से वहीं पहुंचता है जहां किलर ने उस पर हमला किया था। इधर जुनसुक ने किलर का एक जूता निकाल लिया था। आगे जुनसुक जैंग को गाड़ी में बताता है कि मैं बस उस किलर को पकड़ने ही वाला था, पर अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं उसके जूते से उसका पता लगा लूंगा। तभी हम इधर जैंग को देखते हैं। जैंग की हालत उस बिल्डिंग से गिरने की वजह से खराब हो चुकी थी। इधर जैंग रोते हुए जुनसुक से कह रहा था, मुझे माफ कर दो। फिर देखते ही देखते अचानक से जैंग बोलना बंद कर देता है। तभी जुनसुक देखता है कि जैंग के कानों से खून निकल रहा था। आगे डॉक्टर जुनसुक के पास आकर कहता है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपका दोस्त बच नहीं सका। अगर आप उसे पहले लाते तो शायद कुछ हो सकता था। इसे सुन जुनसुक को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन जुनसुक उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ से उसका दोस्त किलर को पकड़ते हुए नीचे गिरा था। अब जुनसुक डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उस किलर को पकड़कर उसे जिंदा मार डालेगा। इसके बाद हम वो इलाका देखते हैं जहाँ पर वह सभी विक्टिम्स रहा करती थी। जुनसुक इस इलाके में एक बार्बर शॉप को खरीदने आया था ताकि शॉप से लोगों पर नजर रख सके। आगे बार्बर उस शॉप को जुनसुक को बेच देता है। जुनसुक शॉप में सबसे पहले मैरी को बुलाता है क्योंकि मैरी का सैलून खोलने का सपना था और अब मैरी को दोबारा से वैश्या का काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक बिल्डिंग से कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं। ऑफिसर चियोंग चीफ से कहता है, इस बिल्डिंग में एक हस्बैंड आज सुबह ही अपनी वाइफ का कत्ल करके फरार हो गया है। उन दोनों का 7 साल का एक बच्चा है। वो बच्चा इस वक्त स्कूल में होगा। इसे सुन चीफ उस कमरे को देखता है जहां मर्डर हुआ था। इधर चीफ की नजर हस्बैंड की एक फोटो पर पड़ती है। फोटो में दोनों कपल्स अपनी फैमिली के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसे देखकर चीफ बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि अगले ही पल कोई क्या कर दे। आगे उसी दिन पुलिस वाले विक्टिम के हस्बैंड का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेती हैं। ऑफिसर चियोंग चीफ से कहता है, विक्टिम का हस्बैंड जेम्स अपने घर छिपने आया था और तभी हमारे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। चीफ कहता है, जेम्स ने अपनी वाइफ को क्यों मारा, इसका कोई रीजन? चियोंग कहता है, जेम्स जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री अचानक से बंद हो गई, जिस कारण जेम्स बेरोजगार हो गया और पूरे दिन घर में रहने लगा। बेरोजगार जेम्स पर उसकी वाइफ रोज चिल्लाती थी, इसलिए जेम्स ने अपनी वाइफ का गुस्से में कत्ल कर दिया। तो ये सब जानने के बाद चीफ पुलिस वैन में जाकर बैठता है जहाँ पर जेम्स को बांधा गया था। चीफ जेम्स से कहता है, तुम्हारा बेटा काफी यंग है, तुम्हारे इस कत्ल के बाद से उसका क्या होगा? इसे सुन जेम्स अपना सर पीटने लगता है और कहता है, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है। इधर खिड़की से जुनसुक एक शॉप की तरफ नजर गड़ाए हुए था क्योंकि इस एरिया के सिर्फ इसी शॉप में ही नुकीले चाकू और हथियार मिलते थे। तभी शॉप के अंदर एक काफी जवान लड़का जाता है। ये शॉप उसी लड़के की मॉम चलाती थी। जुनसुक को उस लड़के पर शक हो गया था क्योंकि लड़के की कट काठी भी किलर से मैच कर दी थी। अगले दिन जुनसुक डिपार्टमेंट में जाकर देखता है कि इस लड़के के नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि लड़के का नाम किम है और किम का घर इसी इलाके के 3 फैक्ट्रीज के आसपास ही है। जुनसुक का पार्टनर कहता है, ये लड़का औरतों को मोलेस्ट करने के चक्कर में जेल गया था। तो इसे सुन जुनसुक का शक और पक्का हो जाता है। फिर अगले दिन से ही जुनसुक किम पर नजर रखना शुरू कर देता है। किम के शॉप से कहीं भी जाने पर जुनसुक उसका पीछा करता था। धीरे धीरे किम को भी पता चल जाता है कि जुनसुक उसे स्टॉक कर रहा है। कुछ दिनों बाद जुनसुक डिसाइड करता है कि वो किम से सामने से बात करेगा। आगे किम जब डिनर कर रहा होता है तभी जुनसुक किम के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हें मैं याद हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम किसी तरह बचकर भाग गए। तुमने ही इस शहर में उन 4 लड़कियों को टॉर्चर करके उनका कत्ल किया है ना? तो इसे सुन किम ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तब जुनसुक टेबल पर जूता रखते हुए कहता है, ये किलर का जूता है, तुम इसे पहनो। किम इसे पहनने से मना कर देता है। तब जुनसुक किम पर जोर डालता है और फिर किम उस जूते को पहनकर दिखाता है।
जुनसुक कहता है ये जूता तुम्हें अच्छे से फिट हो गया। किम कहता है कि ये जूता किसी भी 41 साइज वाले आदमी को फिट हो सकता है। ऐसा कहकर किम वहाँ से चला जाता है और यहाँ जुनसुक कुछ नहीं करता क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस था। इसी दौरान हम मैरी को देखते हैं जो ये सब छिपते हुए देख रही थी। फिर उन दोनों के जाने के बाद मैरी उस रेस्टोरेंट में जाती है। मैरी वेटर से कहती है कि जुनसुक इस रेस्टोरेंट में कब से आ रहा है। वेटर कहता है जब से वह यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आगे मैरी अपने सैलून में जुनसुक का एक बैग निकालती है। मैरी जब बैग चेक करती है तो इसके अंदर काफी सारे सामानों के साथ एक रेड डायरी थी। मैरी इस रेड डायरी को खोलकर देखती है तो इस डायरी में जुनसुक ने इस केस से रिलेटेड सभी लोगों की लिस्ट बना रखी थी। इस लिस्ट में सबसे पहले उन सभी विक्टिम्स की फोटो थी जिनका मर्डर हुआ था। आगे किम की तस्वीर थी जिस पर जुनसुक को शक था कि वही किलर है और डायरी के लास्ट में मैरी की खुद की तस्वीर थी। इसे देख मैरी को धीरे धीरे समझ आता है कि जुनसुक उसके साथ बस इसलिए है क्योंकि वो जुनसुक को किलर का पता लगाने में हेल्प कर रही थी। अगले दिन मैरी जुनसुक से मिलकर कहती है तो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे और शायद आज जो तुम करने जा रहे हो वही तुम्हारा सपना था। ऐसा बोलकर मैरी रेलिंग पर चढ़ जाती है और तभी ये सीन यहीं एंड होता है। फिर हम जुनसुक को बाइक से कहीं जाता देखती हैं। जुनसुक बाइक में किम को अगवा करके लाया था। यहाँ जुनसुक किलर का पैटर्न फॉलो करते हुए किम को घास के पास ले जाकर उन विक्टिम्स की तरह ही स्टैब करके बार पर वार करता है जिससे किम की मौत हो जाती है। आगे पुलिस वहाँ आकर जुनसुक को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि क्राइम सीन से जुनसुक का सिक्योरिटी वाला सामान बरामद हुआ था। ये सब जानकर चीफ इंस्पेक्टर को काफी बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद चीफ गाड़ी के अंदर जाता है जहाँ पर जुनसुक मौजूद था। इधर चीफ जुनसुक से कहता है हमें पिछले विक्टिम के पास से किलर का थोड़ा ब्लड मिला है जिसे हम टेस्ट करेंगे। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जुनसुक की गर्लफ्रेंड मैरी ने जुनसुक को धोखेबाज कहकर रेलिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इसलिए जुनसुक की जिंदगी में कुछ नहीं बचा और फिर जुनसुक ने आखिर में किम का मर्डर कर दिया जो वो तब से करना चाहता था। इसके बाद मूवी फिर से 2008 में शिफ्ट होती है। अब तक जुनसुक की सजा पूरी हो गई थी और जुनसुक को जेल से बाहर भेजा गया था। जुनसुक जेल से लौटने के बाद सीधा चीफ इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। चीफ इंस्पेक्टर एक बीमारी के कारण ना चल सकते थे और ना ही बोल सकते थे। तभी चीफ की नर्स आकर जुनसुक को एक लेटर देती है। ये लेटर चीफ ने 2 साल पहले लिखा था जब वो बीमार नहीं थे। जुनसुक लेटर खोलता है तो इस लेटर के अंदर एक कार्ड और किसी एक्सीडेंट का जिक्र था। लेटर पढ़ने के बाद जुनसुक उस आदमी से मिलने जाता है जिससे गलती से वो एक्सीडेंट हुआ था। वो आदमी एक्सीडेंट वाला कार्ड देखकर कहता है उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी और मैं ट्रक लेकर रोड से गुजर रहा था। तभी रास्ते में मेरे ट्रक के सामने एक आदमी आ गया। इसे देखते ही मैंने ट्रक उसी वक्त रोक दी। फिर जब मैंने गाड़ी से बाहर उतरकर ट्रक के नीचे देखा तो वो आदमी तब तक जिंदा था, मतलब उसकी जान नहीं गई थी। उस आदमी ने बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे और मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगा और तभी एक दूसरी ट्रक ने आकर उसे ठोक दिया जिससे उस आदमी की आधी बॉडी वहीं खत्म हो गई, जिस कारण मैं उस आदमी का चेहरा कभी नहीं देख पाया। फिर समय बीता लेकिन पुलिस के पास शहर से किसी भी आदमी के गुम हो जाने की रिपोर्ट नहीं आई। इवन किसी ने भी उस डेड बॉडी को क्लेम तक नहीं किया। शायद उस आदमी का कोई परिवार नहीं था। अरे हाँ, पुलिस ने उस आदमी का ब्लड टेस्ट भी किया था जिससे उन्हें पता चला कि उस विक्टिम का कनेक्शन उन तीनों मर चुकी लड़कियों के साथ था, लेकिन कोई पता नहीं कर पाया कि आखिर वो आदमी था कौन। तो ये जानने के बाद जुनसुक अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री अब बर्बाद हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में इसे कोलैप्स किया जाने वाला था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जुनसुक को यहाँ से बाहर जाने को कहता है। जुनसुक कहता है मैं इस फैक्ट्री में काम करता था, मैं बस फैक्ट्री को आखिरी बार देखने आया हूँ। आदमी कहता है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जुनसुक कहता है मैं यहाँ सिक्योरिटी की नौकरी करता था, मुझे साल 1997 में बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। वो आदमी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सिक्योरिटी वर्कर को आज तक इस फैक्ट्री में कोई अवार्ड नहीं दिया गया और 1997 में तो कतई नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर याद होता क्योंकि मैं इस फैक्ट्री में 60 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसे सुन जुनसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जुनसुक उस फैक्ट्री से वापस चला जाता है। आगे उस फैक्ट्री को कोलैप्स कर दिया जाता है। फैक्ट्री टूटते हुए दूर से उसमें काम करने वाले सभी वर्कर्स देख रहे थे। इन्हीं में से जुनसुक भी एक था। आगे जुनसुक एक बस में चढ़ता है। जुनसुक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने वो अवार्ड जीता था या नहीं और क्या वो सब हकीकत था जो उसके साथ हुआ था। इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।